हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने ये बात सीखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज्ड रिंग के वजह से क्या होगी उसके एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट यानी वो लाइन जो कि सेंटर से होके गुजर रही है। उसी क्रम में आज का लेक्चर हम लोग एक स्टेप और आगे लेते हैं। हम लोगों ने ये ऑब्टेन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है। आज हम लोग ये चीज देखेंगे कि आखिर किन किन कंडीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वैरी करती है। ठीक है, आइए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं, बहुत शॉर्ट ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू आया था वो आया था KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये वैल्यू आई थी डिराइव करके। ठीक है, इसमें हम कुछ कंडीशंस को देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक चार्ज रिंग था, ठीक है, और इस रिंग का ये सेंटर है, यहां से ये x दूरी है, ये पॉइंट P है जहां पर हमें कैलकुलेट किया था, और ये इस रिंग का रेडियस है r। ठीक, और इसके चार्ज इसके आउटर पेरिफेरी पे है। अब इस कुछ कंडीशन देखते हैं। लेट अगर हम x को जीरो कर दें, अगर हम इस x को जीरो कर दें, यानी अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट भी सेंटर पे आ जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अगर हम x को जीरो कर देते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब जहां भी x है वहां आप जीरो रखिए, यहां भी जीरो रखेंगे, यहां भी जैसे ही यहां पे जीरो रखेंगे, कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा पूरा प्रोडक्ट जीरो ही बन जाएगा। तो अगर x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, एक और कंडीशन है कि अगर x का वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे, अगर x की वैल्यू इंफिनिटी रख दी जाए। अब यहां पर देखिए, यहां पर इंफिनिटी, यहां पर भी इंफिनिटी, यहां इंफिनिटी है। ठीक है, x की वैल्यू इंफिनिटी, कोई भी नंबर इंफिनिटी से अगर डिवाइड होगी तो वो भी लगभग जीरो के ही बराबर हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू इंफिनिटी रखी जाए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो ही होती है। ये दोनों ही बातों को हम टेक्निकली भी समझ सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि ये जो रिंग है इसके चारों तरफ चार्ज है, इसके पेरिफेरी पे। अब उस चार्ज की वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बिल्कुल बराबर ही लग रही होगी, इस तरीके से अंदर की ओर, है ना, ऐसे। अगर ये पॉजिटिव है तो अंदर की ओर, और ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्योंकि कैंसिल, सभी बराबर दूरी पे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या मिलेगी, जीरो। और वो एक्सप्रेशन से भी हमें जीरो समझ में आ रहा है। अगर हम इस पॉइंट P को इंफिनिटी पे लेके चले जाएं तो इंफिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी घट जाती है कि वो लगभग जीरो ही हो जाती है। ठीक, ये दो कंडीशन है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मैक्सिमम कहां होगी। ई मैक्स यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, ये हमें पता करना है। याद करिए क्लास 11th का लेक्चर मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, अगर आपको याद हो तो आपको यह बात समझ में आएगी कि अगर हमें किसी चीज का मैक्सिमम वैल्यू पता करना होता है तो उसका जो डिफरेंशियल है, उसका जो डिफरेंशिएशन है, उसको हम जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। जैसे हम जीरो के बराबर पुट कर देंगे और इक्वेट करेंगे तो अपने आप हमें x की एक वैल्यू आएगी, और जो x की वैल्यू होगी वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। यानी किसी भी चीज का अगर हमें डिफरेंशिएशन उसका जीरो के बराबर पुट कर दें तो हमेशा मैक्सिमा वैल्यू ही देता है। क्योंकि जब आप मैक्सिमा के लिए पता करते हैं, यानी मैक्सिमा पॉइंट, सबसे टॉप वाला पॉइंट, याद करो ग्राफ, टॉप वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट बनता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। क्योंकि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो dy by dx क्या है, स्लोप ही तो है। और dy by dx स्लोप यानी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, और dy by dx स्लोप, तो हॉरिजॉन्टल का स्लोप तो कुछ भी नहीं, तो dy by dx हो जाता है जीरो। और dy by dx जीरो कहां शो कर रहा है, मैक्सिमम पर, मैक्सिमम उस पॉइंट पर, उस पीक पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको हम फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं कि अगर हम dE
बाय dx अगर मैं जीरो करके बराबर करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर पुट करता हूं, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। चलिए करते हैं। थोड़ा इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टिपिकल है, आप ध्यान से देखिए। डीई बाई डी एक्स का मतलब क्या है? डीई बाई डी एक्स, ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। जहां पर ई है वहां पर मैंने इतना लिख दिया, डीएक्स को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, नोटेशन के रूप में हम ऐसा एक्स यूज कर सकते हैं, यहां पर छोटा वाला भी एक्स दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमें किसके बराबर पुट करना है? जीरो के बराबर। यानी अब बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन होना है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो एक वेरिएबल मेरा ये है, ये पूरा एक वेरिएबल है और x एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, आप अगर याद करें तो आपको uv का फॉर्म याद आ रहा होगा, dy बाई dx यानी ऑफ u इंटू v। इसका डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले u कांस्टेंट, dv बाई dx, बीच में प्लस साइन, v कांस्टेंट, du बाई dx, यही होता है। हम वही चीज यहां भी करेंगे। सबसे पहले ये पूरे को कांस्टेंट करेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इस x को कांस्टेंट करेंगे और इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आया? इस प्रॉपर्टी के आधार पे। तो हम सबसे पहले इस पूरे को कांस्टेंट करते हैं। किसको कांस्टेंट कर रहे हैं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब जैसे इसको कांस्टेंट करेंगे तो इधर क्या बचेगा? यहां पर तो बचेगा केवल x, यानी dx बाई dx, और dx बाई dx क्या हो जाता है? 1। ठीक है, तो यहां कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं। अब अगला वाला जो केस है, बीच में प्लस साइन आएगा, प्लस साइन में फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा? हम इस बार इस पूरे को, इस x को कांस्टेंट रख रहे हैं, x को मैं कांस्टेंट रख लेता हूं, पहले ही बाहर ले लेता हूं, और डिफरेंशिएशन किसका होना है? d बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन होना है। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो देखने से ही खतरनाक लग रहा है, तो हम इसमें लेट कर लेते हैं। इधर मैं यहां पे कर देता हूं, लेट t बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने t को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने t मान लिया है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को t मान लिया हूं तो ये पूरा जो है वो लिखा जाएगा t टू द पावर 3/2, t टू द पावर 3/2। इस पूरे एक्सप्रेशन में एक चीज और ध्यान से देखिए कि ये KQ जो है वो कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन केवल इतने का होना है। ये अलग से एक CY का फॉर्म बनता है। CY आपको याद होगा, अगर CY है यानी C अगर कोई कांस्टेंट है और Y कोई वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो C पहले ही बाहर आ जाता है और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होता है? Y का। ठीक है, तो अगर मैं एक स्टेप और इसको ले लूं तो ये पहले ही मैं बाहर लिखूंगा, ये कुछ ऐसा लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, के क्यू डिवाइडेड बाई, ये तो एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये एज इट इज रहेगा। और इसमें x इसके आधार पे कांस्टेंट रखा गया था और ये जो के क्यू है ये CY का फॉर्म अलग से बना, तो इसकी वजह से के क्यू पहले ही बाहर ले आएंगे, इसको हम ले लेंगे प्लस के क्यू एक्स, और अंदर क्या बचेगा मेरा? अंदर बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन t टू द पावर 3/2। 1 अपॉन t टू द पावर 3/2 क्यों? क्योंकि मैंने इस पूरे को t के बराबर माना है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका कोई फॉर्म हमें नहीं आता है। हमें फॉर्म क्या आता है? हमें फॉर्म आता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन। x टू द पावर n क्या होता है? n आगे और n का पावर -1, nx टू द पावर n -1, याद होगा। उसी आधार पे अगर हम इसको सेट करें तो x टू द पावर n, यानी इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं न्यूमरेटर में तो यहां पर पावर माइनस आएगा, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं t टू द पावर -3/2, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूं
एज इट इज आपको समझ में आएगा। देखो टी टू दी पावर -3/2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी अब हमें बेसिकली डिफरेंशिएशन टी टू दी पावर -3/2 का ही करना है। और वो कैसे? तो x टू दी पावर n का फॉर्म होता है nx टू दी पावर n-1, याद है? इसी आधार पे टी टू दी पावर -3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -3/2 पहले ही जंप होके आगे आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा? t का डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा -3/2 -1 x टू दी पावर nx टू दी पावर n-1। ठीक, तो इसको मैं एज इट इज ऐसे भी लिख सकता हूं, t टू दी पावर -5/2। ठीक, ये बात। लेकिन ये एक्चुअली में t तो हमने माना था, एक्चुअल फॉर्म तो इसका ये है r² + x²। यानी जब हम चेन रूल लगाते हैं तो चेन रूल में पहले जो फॉर्म नहीं है जिसको हम मान रहे हैं, पहले उसका डिफरेंशिएशन तो करते ही है लेट करके, फिर एक बार इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो आता है उसको प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं। आपको चेन रूल याद कराता हूं मैं, ध्यान से देखो। तो मैंने एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, अब एक बार वापस करेंगे। अगर हम d/dx ऑफ r² + x², इसका मैं एक बार डिफरेंशिएशन वापस करूं तो आपको एक बात समझ में आएगी, ये जो r है ये कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट 0 हो गया, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। यानी इस पूरा डिफरेंशिएशन को अगर मैं ढंग से लिखूं एक समराइज करके, तो यही वाला चीज वापस आएगा kq/r² + x² का होल पावर 3/2 पहला। अब यहां पर देखिए प्लस साइन था, kqx था, ठीक, और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन था t टू द पावर 3/2। ये पूरा डिफरेंशिएट होके इतना आया था, कितना आया था? -3/2 t टू द पावर -5/2। तो हम इसको माइनस ऐसे लिख सकते हैं, -3/2 इंटू t टू द पावर 5/2। लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहां अगर माइनस साइन है तो वो किधर आ गया? डिनोमिनेटर में, ठीक। और प्रोडक्ट के साथ ये अलग से लिखा जाएगा 2x, क्योंकि ये तो चेन रूल से आया। पहले मैंने इस पूरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, जो आया उसको मैंने प्रोडक्ट के साथ लिखा, ठीक है। ये फाइनल स्टेप बनता है। अच्छा, ये पूरा किसके बराबर चल रहा है? ये पूरा 0 के बराबर चल रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पूरा मेरा 0 के बराबर चल रहा था। और आइए और एक स्टेप हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, kq डिवाइडेड बाय r² प्लस x² का होल पावर 3/2। ये माइनस प्लस मिलके यहां हो जाएगा -3/2। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखिए, ये वाला 2 और ये वाला 2 एक दूसरे से कट भी जाएगा, और ये x और ये x मल्टीप्लाई होके x² बन जाएगा। तो ऊपर में बचेगा 3kqx² डिवाइडेड बाई t का वैल्यू क्या था? t का वैल्यू था r² प्लस x² का होल पावर 5/2। ये कितना के बराबर आ रहा है? 0 के बराबर, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं? हम kq अपॉन r² प्लस x² का होल पावर 3/2 कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही मैं इसको कॉमन ले लूंगा, तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 1, ठीक है। यहां पे बचेगा -3x² डिवाइडेड बाय r² प्लस x², बस। क्योंकि इसका पावर अगर हम 1 देंगे तो 1 प्लस 3/2 मिलके फिर 5/2 हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर 1 ही छोड़ देंगे। ये इधर जाएगा डिवाइड होके पूरा 0। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 = 3x² डिवाइडेड बाय r² प्लस x²। इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा r² प्लस x² बराबर 3x²। और यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस माइनस r/√2। ये आती है x की वैल्यू। देखिए x² इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है। तो x² बराबर r² बाई 2,
और स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट, तो r बाय रूट 2। ये x की वो वैल्यू है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर इससे वैल्यू कुछ कम है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती है, और इससे वैल्यू अगर ज्यादा है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती है। सिर्फ यही वैल्यू है जिस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। मैं कोशिश करता हूं इसी में इसका ग्राफ भी आपको मैं बता सकूं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो मैं y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x दिखाऊंगा और x एक्सिस पर x दिखाऊंगा, ठीक है। इधर भी -x दिखा दीजिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x दिखा दीजिए, ठीक है। तो सिर्फ r बाय रूट 2 पे मैक्सिमम है प्लस में, तो r बाय रूट 2 पे मैक्सिमम है प्लस में, उसके बाद ऐसा घटता हुआ, ठीक। माइनस में भी r बाय रूट 2 पे मैक्सिमम है माइनस में, तो r बाय रूट 2 पे और फिर ऐसे घटता हुआ। ये जो पीक आती है ये पीक r बाय रूट 2 होती है, और ये जो पीक आती है ये माइनस r बाय रूट 2 होती है, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने तीन चीज सीखा कि x की वैल्यू अगर 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, x की वैल्यू अगर इंफिनिटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और x का किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो वो प्लस माइनस r बाय रूट 2 होगा। अगर आप देखिए r बाय रूट 2 से छोटी तो भी ये घट रही है, r बाय रूट से बड़ी तो भी घट रही है। वैसे ही इससे छोटी, इससे लेफ्ट साइड तो भी घटेगी, राइट साइड तो भी घटेगी। सिर्फ r बाय रूट 2 ही वो वैल्यू है जिस पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।